आज का आपका विषय है बीए पाठ द्वितीय, क्लास है बीए पाठ द्वितीय राजस्थान का इतिहास। और आज का आपका विषय है राजपूत मुगल सहयोग नीति। राजपूत मुगल सहयोग नीति के बारे में पढ़ते वक्त आपको पहला राज्य जो पढ़ना है वो है आमेर। और जब हम आमेर की बात करते हैं तो आमेर के राजा मान सिंह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी के विशेष संदर्भ में आपको यह पढ़ना है। आमेर सबसे पहला राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोगात्मक रवैये को अपनाया था और जब तक मुगलों की सत्ता रही लगभग तब तक आमेर ने मुगलों के साथ सहयोगात्मक रवैये को बनाए रखा। आमेर का जो राज्य है, आमेर का राज्य यानी कि जिसे हम आजकल जयपुर कहते हैं, ठीक है। जयपुर और आमेर लगभग एक ही राज्य है। आगे चलकर जब उसकी राजधानी जयपुर हो गई तब वो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आमेर के जो वंशज थे वो कछवाहा वंश था। यह कछवाहा वंश आमेर का प्रॉपर या पैतृक वंश नहीं था। कछवाहों ने कहीं और से आकर आमेर पर अपना अधिकार किया था और उसके बाद आमेर के कछवाहा के नाम से वे प्रसिद्ध हुए थे। आमेर के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? कछवाहा राजपूतों की जो वंशोत्पत्ति है और जो उनका मूल निवास स्थान है उसके बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, वह विवाद का विषय है। यह माना जाता है कि 12वीं सदी में दूल्हा राय नामक राजकुमार ने ग्वालियर से आकर दौसा को अपना केंद्र बनाया और दौसा में यहाँ जो निवास करने वाले जो इससे पहले जो निवास करने वाली जाति थी जिसका नाम था बड़गुजरों को परास्त करके 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ प्रदेश में एक नए राज्य की नींव रखी जो समय के साथ घटता बढ़ता रहा। ढूंढाड़ प्रदेश, अगर आपको पता हो, इस क्षेत्र की भाषा को ढूंढाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। बड़गुजरों के अलावा यहाँ प्रारंभिक कछवाहा राजाओं को इस क्षेत्र पर शासन करने वाले मीणाओं से भी लगातार युद्ध करना पड़ा। दूल्हा राय ने मीणाओं को परास्त करके माची, जो कि जयपुर से 14 मील दूर स्थित रामगढ़ है, खो जयपुर से 5 मील दूर, झोंटवाड़ा जयपुर से 3 मील दूर, गैटौर की छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं अगर आपको पता हो तो, आदि क्षेत्रों को उसने जीता। दूल्हा राय का ही एक वंशज था जिसका नाम था किलदेव। किलदेव ने मीणाओं को परास्त करके आमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसी के बाद कछवाहा आमेर के कछवाहा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12वीं सदी में उत्तर भारत में जब चौहानों का वर्चस्व हुआ तो कछवाहों को चौहानों के सामंत के रूप में कार्य करना पड़ा। जब चौहानों की शक्ति का पतन हुआ तो मेवाड़ के सिसोदियों का उदय हुआ तो आमेर के कछवाहों को कुछ समय के लिए मेवाड़ के सिसोदियों का सामंत रहना पड़ा। आमेर नरेश चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज महाराणा सांगा का सामंत था और सामंत के रूप में ही उसने खानवा के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध भाग भी लिया था। अब अकबर के पूर्व आमेर की स्थिति क्या थी? चूंकि अकबर एक तरह से एक ऐसा राजा रहा जिसने मुगलों के सत्ता को बहुत मजबूत बनाया था भारत में। राजस्थान में भी मुगलों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। हालांकि बाबर ने सांगा को जीता था लेकिन राजस्थान में वो अपनी सत्ता को मजबूत नहीं कर पाया था, लेकिन अकबर ने राजस्थान में अपनी सत्ता मजबूत की थी। विभिन्न राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे वो उसके अधीन आ गए थे, केवल एक जोधपुर और मेवाड़ को छोड़कर। मेवाड़ के साथ उसे एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और मारवाड़ भी 1580 के बाद उसके लगभग अधीनता में आ गया था। 1236 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण हुआ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे जिनकी भारत में बहुत अधिक मान्यता स्थापित हुई और इन्हीं की दरगाह का जब निर्माण हुआ तो इनकी दरगाह तक आना और जाना एक तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्थल के रूप में भारत में विख्यात हुआ। सल्तनत काल के राजा और मुगल काल के राजा लंबे समय तक वहां आते जाते रहे। जब यह दरगाह का निर्माण हुआ तो दिल्ली के राजाओं का ये प्रयास रहता था कि अजमेर तक का जो मार्ग है वो दिल्ली से अजमेर तक का मार्ग सुरक्षित हो जाए
और यह मार्ग आमेर होकर पड़ता था, तो आमेर के राजाओं को अनेक बार सल्तनत से सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण हो जाया करता था। दूसरी तरफ यह मार्ग मारवाड़ के क्षेत्र से घिरा हुआ था पूर्व की ओर। तो ऐसे में मारवाड़ की कोशिश होती थी कि वो इस क्षेत्र पर अजमेर पर अपना अधिकार रखे, और ये संदर्भ आप पढ़ भी चुके हैं कि कुंभा ने और मालदेव ने भी इस क्षेत्र पर अपना आक्रमण किया था। अजमेर की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हर राज्य इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो ऐसे में जबकि आमेर का राज्य कमजोर था, तो आमेर के कछवाहा राजाओं को अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखना बहुत अधिक मुश्किल हो जाया करता था, यानी कि इनकी स्थिति हमेशा नाजुक बनी रहती थी। जब अकबर की सर्वोच्च सत्ता राजस्थान में स्थापित हुई, तब आमेर की जो संकटपूर्ण स्थिति थी वो समाप्त हुई थी। आमेर के कछवाहा राजा चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज कछवाहा सिंहासन पर बैठा। उसने 4 नवंबर 1527 ईस्वी तक शासन किया। जब महाराणा कुंभा ने राजपूताना के क्षेत्रों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए आक्रमण किए, तो कुंभा ने कछवाहा राज्य को भी खत्म करने की कोशिश की और कछवाहा राज्य पर आक्रमण कर उससे कर वसूला। आमेर का कछवाहा घराना मेवाड़ का सामंत बन गया। पृथ्वीराज कछवाहा ने राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा के विनाशकारी युद्ध में भाग लिया था। युद्ध में वह बच गया, लेकिन युद्ध के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। आपको पता है कि भारत में बहुविवाह की प्रथा एक लंबे समय से विद्यमान रही है, और बहुविवाह के कारण अनेक बार गृह युद्ध के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। आमेर में भी ऐसा ही हुआ। दूसरी चीज़, भारत में एक ज्येष्ठ उत्तराधिकार का एक अघोषित नियम था जो लंबे समय तक पालन किया जाता रहा। इन दोनों ही कारणों से भारत में गृह युद्ध, उत्तराधिकार संघर्ष, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ भी यही हुआ कि पृथ्वीराज की चहेती या प्रिय रानी थी जिसका नाम था बालाबाई, और वो बीकानेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। बालाबाई के अनुरोध पर पृथ्वीराज ने उसके पुत्र पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार किया, जबकि उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव था। जब पूर्णमल आमेर का राजा बना तो भीमदेव क्रोधित हो गया और भीमदेव ने पूर्णमल को हटाकर 1533 ईस्वी में आमेर का सिंहासन छीन लिया। कछवाहों के आपसी संघर्ष का जो लाभ है वो अफगानों और बाद में मुगलों को प्राप्त हुआ। आपसी कलह ये जो है, या जो आमेर की आंतरिक कलह है, ये आप देखेंगे अभी कि 1536 ईस्वी में जब भीमदेव की मृत्यु हुई, तो भीमदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रत्न सिंह राजा बना। रत्न सिंह जब राजा बना तो रत्न सिंह विलासी था, सुरा सुंदरी उसकी रुचि में उसकी अत्यधिक रुचि थी। तो ऐसे समय में उसकी अयोग्यता का लाभ शेरशाह ने उठाया। शेरशाह सूरी हुमायूं को हटाकर दिल्ली का राजा बना था। 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली और भारत पर अधिकार किया था। 45 के बाद शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह दिल्ली का राजा बना। 53 तक उसने शासन किया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, जिसका लाभ हुमायूं ने उठाया और हुमायूं ने भारत में पुनः सत्ता की स्थापना प्रारंभ कर दी। शेरशाह ने जब ये देखा कि रत्न सिंह अयोग्य है, तो उसने राजस्थान पर आक्रमण कर दिया, आमेर पर आक्रमण किया। कछवाहा राजा रत्न सिंह को शेरशाह की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। अब यहाँ आमेर का आंतरिक कलह, ये आप देखोगे कि पूर्णमल को हटाकर भीमदेव ने सत्ता हथियाई। भीमदेव के बाद रत्न सिंह बना, लेकिन रत्न सिंह अयोग्य था। और इसी समय में रत्न सिंह का चाचा था जिसका नाम था सांगा कछवाहा। सांगा कछवाहा ने रत्न सिंह की अयोग्यता का लाभ उठाकर आमेर के पास एक क्षेत्र था जिसका नाम था मौजमाबाद, उसे अपने अधिकार में कर लिया और सांगानेर नामक एक नया नगर यहाँ स्थापित कर दिया। सांगा के बाद उसका भाई भारमल, छोटा भाई भारमल राजा बना। भारमल और बुद्धि और चातुर्य में प्रवीण था। उसने रत्न सिंह के विरुद्ध उसके छोटे भाई आस्करण या अस्कार को भड़काया। उसके अनुसार रत्न सिंह अयोग्य है, तो अतः अस्कार को गद्दी स्वयं प्राप्त करनी चाहिए। भारमल के कहने पर या उसके उकसाने पर आस्करण ने
रत्न सिंह को विष दे दिया और रत्न सिंह की मृत्यु हो गई और अस्कार या आस्करण आमेर का राजा बन गया। अब भारमल ने आस्करण के विरुद्ध कछवाहा सरदारों को अपनी ओर मिला लिया और जून 1547 ईस्वी में उसने आस्करण को सिंहासन से हटाकर आमेर के सिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। यानी कि 1533 ईस्वी से आमेर में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और वो 1547 ईस्वी तक बना रहा। भारमल ने जब आस्करण को गद्दी से हटा लिया तो आस्करण इस समय में इस्लाम शाह, जो शेर शाह का पुत्र था, उसकी शरण में पहुंच गया। और इस्लाम शाह तो इस समय में यह देख ही रहा था कि किस तरह से भारत पर अधिक अधिकार जमाने के लिए या भारत के राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसे अवसर प्राप्त हो। उसने हाजी खां को आस्करण की सहायता के लिए आमेर के राजा भारमल के विरुद्ध भेज दिया। अब हम यहाँ पढ़ते हैं आमेर राजा भारमल के बारे में, क्योंकि आमेर का राजा भारमल, भारमल का पुत्र भगवान दास और उसके बाद मानसिंह, इसके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। भारमल 1547 ईस्वी में आमेर का राजा बना और 1574 ईस्वी तक आमेर का राजा बना रहा। भारमल ने अपने राजनीतिक अनुभव, बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किया और उसने आमेर को अकबर के समय में महत्वपूर्ण राज्य बना दिया था। जिस समय में आस्करण ने हाजी खां के साथ मिलकर भारमल पर आक्रमण किया तो भारमल ने यहाँ भी अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और उसने हाजी खां को धन का लालच दे दिया। हाजी खां ने धन प्राप्त करके भारमल के विरोधी के स्थान पर सहयोगी बन गया। आस्करण को भारमल ने यह लालच दिया कि वह उसे एक पैतृक राज्य नरवर का सिंहासन दिलाने का प्रयत्न करेगा। आस्करण एक पुराने राज्य से संतुष्ट हो गया और इस आश्वासन से संतुष्ट हो गया और इस प्रकार से आस्करण और हाजी खां दोनों ही भारमल की ओर हो गए। भारमल ने अपने इस नए स्थापित राज्य को इन दोनों शत्रुओं से समय पर बचा लिया। अब इसके बाद इसी समय में हुमायूं वापस लौटा और हुमायूं ने वापस लौटकर नए अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसने नारनौल पर अपना अधिकार किया और नारनौल को जीतकर अपने एक सेनानायक मजनू खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अफगानों ने पुनः प्रयास किया कि वो मुगलों के जीते गए क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लें। कारण था अकबर की अल्पवयस्कता। अकबर इस समय में बहुत छोटा था और अकबर का संरक्षक बैरम खां उसके नाम से शासन कर रहा था। ऐसे समय में हाजी खां ने मजनू खां के विरुद्ध नारनौल पर आक्रमण कर दिया। भारमल ने हाजी खां का सहयोग दिया, लेकिन बाद में भारमल की मध्यस्थता के कारण मजनू खां और हाजी खां दोनों के मध्य संधि हो गई। मजनू खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। नारनौल का दुर्ग हाजी खां को प्राप्त हो गया और इसके पश्चात मजनू खां के अपने परिवार और सैनिकों सहित कुशलतापूर्वक भारमल ने उसके जाने दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ इसी बीच और अकबर की सत्ता भारत में स्थापित हो गई। मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। अफगान शक्ति पतन की ओर जाने लगी। जब अकबर दिल्ली आया तो मजनू खां ने भारमल की प्रशंसा की, उसकी सेवाओं के, उसके सहयोग का उल्लेख अकबर से किया। अकबर ने भारमल को दिल्ली बुलाकर पुरस्कृत किया। अब बात करते हैं हम राजा भारमल और अकबर के साथ संबंधों की, क्योंकि जो आमेर के साथ सहयोग नीति प्रारंभ होती है उसका सूत्रधार आमेर का राजा भारमल ही था। जब मजनू खां ने अकबर के समक्ष आमेर के राजा भारमल की प्रशंसा की तो अकबर ने उसे दिल्ली बुलाया। इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख अबुल फजल और मुहन्नुत नैन्सी ने किया है कि अकबर जिस हाथी पर सवार था वह हाथी बिगड़ गया और आसपास खड़े सभी सरदार और सैनिक प्राण बचाने को इधर उधर भाग निकले, लेकिन भारमल अपने साथियों के साथ हाथी के सामने खड़ा रहा और उसने उस क्रुद्ध हाथी को नियंत्रित कर लिया, जिससे अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि हम बाद में आपका भला करेंगे। और यही भला उसने
1962 में उसका किया। दिल्ली वापस लौटने के बाद भारमल की आंतरिक कठिनाइयाँ बहुत अधिक थी। इसका कारण था आमेर के आसपास के क्षेत्रों में मीणाओं ने उपद्रव और लूटमार कर रखी थी। भारमल उन्हें दबाकर शांति और व्यवस्था स्थापित करने में अपने आप को असफल पा रहा था। दूसरी तरफ कछवाहा राजा पूर्णमल का बेटा, पूर्णमल अगर आपको ध्यान हो तो वही था जिसे पृथ्वीराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पूर्णमल का बेटा सूजा आमेर के सिंहासन के दावेदार के रूप में खड़ा हो गया। इधर वह अपना सहयोग या अपने समर्थन के लिए मेवात के मुगल सूबेदार मिर्जा मोहम्मद सरफुद्दीन हुसैन की सेवा में जा पहुंचा। मिर्जा मोहम्मद सरफुद्दीन हुसैन ने उसका सहयोग किया और 1558 ईस्वी में सरफुद्दीन ने सूजा के लिए आमेर पर आक्रमण कर दिया। भारमल की आंतरिक स्थिति दयनीय थी तो भारमल ने सरफुद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। सरफुद्दीन वापस लौट आया, लेकिन लौटते समय अपने साथ भारमल के पुत्र जगन्नाथ और भतीजे राज सिंह और खंगार को धरोहर के तौर पर वापस ले गया, अपने साथ ले गया। सरफुद्दीन अपने इस अभियान से संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि वो यदि आमेर पर आक्रमण करे तो आमेर पर अधिक अच्छे तरीके से अधिकार कर सकता है। इसीलिए उसने आक्रमण की तैयारियां करनी शुरू कर दी। भारमल को ये लगने लगा कि यदि अकबर ने सरफुद्दीन को आमेर आक्रमण की हाँ कर दी या स्वीकृति दे दी तो आमेर का राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा और सूजा आमेर का स्वामी बन जाएगा। तो भारमल ने सोचा कि यदि वो सरफुद्दीन के आक्रमण से पहले ही अकबर से मिलकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके आक्रमण से बच जाएगा और उसका राज्य भी उसके पास रहेगा। अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम था चगताई खां। चगताई खां और भारमल के अच्छे संबंध थे। अतः भारमल ने 20 जनवरी 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर की तीर्थयात्रा के सिलसिले में ढूंढार के क्षेत्र में निकला तो सांगानेर में अकबर से भेंट की। अकबर इस समय में अजमेर चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था और चूंकि आमेर के राज्य के पास से गुजर रहा था तो भारमल ने इस अवसर का लाभ उठाया और 1562 ईस्वी में वह सांगानेर नामक स्थान पर अकबर से मिला। चगताई खां ने अकबर से राजा भारमल की वीरता और स्वामी भक्ति की तारीफ की और ये भी कहा कि दिल्ली में अकबर ने उसका भला करने का आश्वासन दिया था और उस बात को 6 वर्ष हो चुके हैं और मेवात के सूबेदार के आक्रमणों के कारण उसे बुरे दिन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में यदि बादशाह कृपा करेंगे तो उसके बुरे दिनों से मुक्ति हो जाएगी और भारमल बादशाह की सेवा करेगा। भारमल ने अपने सरदारों सहित उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। साथ ही अपने पुत्र और भतीजों को सरफुद्दीन से छुड़ाने की प्रार्थना की। भारमल के व्यवहार से अकबर प्रभावित हुआ और उसने भारमल को अपना संरक्षण प्रदान कर दिया। जब वह अजमेर से लौट रहा था तो सांभर नामक स्थान पर भारमल की पुत्री जिसका नाम हरकाबाई या कहीं जोधाबाई भी प्राप्त होता है, हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। राजपूत मुगलों के मध्य स्थापित हुआ यह विवाह यह पहला वैवाहिक संबंध था। इसके बाद राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह करना मुगलों के लिए एक परंपरा सी बन गई जिसे शाहजहां ने रोका था। अकबर ने राजपूत राजघरानों के साथ निकट संबंध स्थापित करने की एक नई नीति प्रारंभ कर दी। विवाह से पूर्व अकबर ने आदेश दिया तो भारमल के पुत्र और भतीजों को सरफुद्दीन ने रिहा कर दिया। जब अकबर रामपुरा पहुंचा तो भारमल अपने संबंधियों सहित पुनः उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और अकबर ने भारमल को उपहार आदि देकर विदा किया और उसके बड़े पुत्र भगवान दास और उसके पोते मानसिंह को अकबर इस समय अपने साथ आगरा ले गया, जहां उन्हें मनसब और पद प्रदान किए गए, यानी कि उन्हें शाही सेवा में ले लिया गया। आमेर का कछवाहा राजघराना मुगलों की सेवा में आने के पश्चात निरंतर समृद्ध होता चला गया, शक्ति संपन्न होता चला गया और अगले 10 वर्षों में भारमल का राजनीतिक महत्व भी काफ़ी बढ़ गया। शाही सेवा में रहते हुए भारमल ने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उसका मनसब
5,000 जात और सवार का मनसब था। अबुल फजल और जहांगीर ने उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि भारमल ही था जिसने आमेर के साथ मुगलों के अच्छे संबंधों की स्थापना की थी। 1574 ईस्वी में भारमल की मृत्यु हो गई और भारमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगवान दास गद्दी पर बैठा। भगवान दास के साथ भी मुगलों के संबंध बहुत अच्छे रहे। उसने भगवान दास अपने पिता की भांति कूटनीतिज्ञ, पराक्रमी और सुयोग्य प्रशासक था। उसने भी शाही सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया। उसका भी 5,000 जात और सवार का मनसब था। जब अफगानों के विरुद्ध मुगलों ने सरनाम यानी कि गुजरात में जो युद्ध हुआ तो उसमें उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन मुगलों को विजयी कराया। जब मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध हुए तो उस युद्ध में भी उसने राजपूतों के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया। अकबर ने उस पर बहुत अधिक विश्वास रखा था। लगभग 7 वर्षों तक उसने पंजाब पर सूबेदार के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1589 ईस्वी में जब अकबर कश्मीर और अफगानिस्तान की यात्रा पर गया तो लाहौर की सुरक्षा का भार भगवान दास को देकर गया था। 14 नवंबर 1589 ईस्वी को लाहौर में ही भगवान दास की मृत्यु हो गई। और जब भगवान दास की मृत्यु हुई तो अकबर को बहुत अधिक दुख हुआ और इसीलिए अपना संवेदनापूर्ण पत्र जो है उसने भगवान दास के पुत्र मानसिंह, जो कि समय में बिहार के सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था, उसे भी एक पत्र भेजा। इस प्रकार से आमेर के राजा भारमल और भगवान दास ने अकबर के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया, उसकी अधीनता स्वीकार की और सहयोग नीति को प्रारंभ किया। आमेर के राजा मानसिंह के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।